एपिसोड के स्टार्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें रीन के मॉम डैड आग में जलकर मर जाते हैं और रीन की भी हालत सही नहीं होती है। ये सोचती है क्या होगा अगर हमारी विश पूरी हो सके, क्या ये एक वंडरफुल थिंग होगी। तब वहाँ पे डेज़ी दिखाई जाती है। अब रीन सोचती है हाँ ये एक वंडरफुल थिंग होगी, लेकिन तभी जब ये प्रिविलेज सिर्फ मुझे मिले। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें रीन बंधी हुई होती है। ये सोचती है लेकिन क्या होगा जब किसी और को भी अपनी विशेष से पावर्स मिल जाए। तभी इजी अपनी पावर से रीन पे हमला करता है। ये बोलता है मैं एक वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पे सेना खुश रह सके। फिर ये रीन की तरफ अपने हाथ के साइन को करते हुए कहता है तुम जिंदगी भर के लिए कभी भी मेरा डोमेन नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम कभी मुझे और सेना को चोट पहुँचाओगी। और तभी रीन जो है छूट जाती है। रीन गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और फिर अपनी स्वॉर्ड से ईजी पर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन ये कर नहीं पाती क्योंकि ये अब ईजी के डोमेन में है। अब ये नीचे बैठ के रोने लगती है और कहती है क्या मुझे ये इमॉर्टल बॉडी सिर्फ यही दिन देखने को मिली थी। ईजी बोलता है रो मत, अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। रीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलता है ये सच नहीं है। अपने मॉम डैड का बदला लेना शायद होपलेस हो, लेकिन तुम अपने लिए नया ड्रीम ढूंढ सकती हो और नए लोगों से भी मिल सकती हो। रीन कहती है मैंने तुमसे कहा ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बोलता है तुम्हें किसी से प्यार भी हो सकता है। रीन कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईजी बोलता है ऐसा हो सकता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा। तभी उसके हाथ का साइन चमकने लगता है। रीन बोलती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। ये घबराते हुए बोलता है तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा कोई जो तुमसे शादी करेगा। ये कहती है तुमसे कौन शादी करेगा। तभी जो ईजी की पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसके हाथ पे एक रिंग जैसी चीज़ फॉर्म हो जाती है। फिर ये कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो शायद मुझे तुम्हें मारने का मौका भी मिल जाए। और फिर ईजी के गले लगते हुए कहती है मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, मैं तुम्हें मारने में फेल नहीं होंगी। ईजी कहता है तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जाहिर तौर पे तुम इस मिशन के लिए सही थी। रीन पीछे मुड़ के कहती है फ्रैंक। ईजी से वहाँ पे देख के कहता है सेना। फ्रैंक बोलता है साइलेंस, काम, ऑर्डर। तभी इसके हाथ पे वही आंख वाला साइन आ जाता है और ये गायब हो जाता है। अब ईजी के पीछे एक क्लॉक होती है और जैसा ईजी पीछे मुड़ता है फ्रैंक ईजी पे हमला कर देता है। अब ये कहता है मैं लेफ्टिनेंट अब्राहम लुइस फ्रैंक हूँ, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें डाजाइफू सिटी गवर्नमेंट ऑफिस में इनवाइट करूं। अब नेक्स्ट सीन में ईजी बंधा हुआ होता है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम इसे कैसे मार सकते हैं। लड़की बोलती है ये मत भूलो कि इसकी वजह से तुम्हारे रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग मरे थे। वहीं दूसरी तरफ ईजी को होश आता है। ये सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और सेना कहाँ पर है, उसने सेना के साथ क्या किया होगा। तब रीन इसकी आंख पे बंधा हुआ कपड़ा हटाती है। ये कहता है सेना कहाँ है। तो ये बताती है कि सेना भी उन लोगों के कब्ज़े में है और मुझे ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की वजह से बगल वाले सेल में बंद कर दिया गया था। ईजी पूछता है हम कहाँ पर हैं। तो ये कहती है हम डाजाइफू सिटी गवर्नमेंट ऑफिस के नीचे हैं। ये बिल्डिंग 12th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी, अब इसे क्यूशू यूएन इंटर्निम गवर्नेंस मैकेनिज्म का सेंटर बना दिया गया है। ईजी पूछता है तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। ये कहती है क्या तुम्हें अभी भी हमारी सिचुएशन नहीं समझ आ रही है, हमें इस जगह से बाहर निकलना है। ईजी नीचे बड़े लोगों को देख के कहता है ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है मैं इन लोगों को मारे बिना ही ख़त्म कर रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें मारे। इतना बोलते हुए ये नीचे पड़े टूटे चाकू को उठाती है और कहती है ऑर्डर, रिबर्थ, फायर। और ये चाकू जुड़ जाता है। फिर ये सीधे ईजी पे अटैक करने का ट्राई करती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगी, पर यह बहुत दुख की बात है कि ये इम्पॉसिबल है। लगता है मैं तुम्हारे डोमिनेशन से नहीं लड़ सकती, ना ही मैं तुम्हारा डोमेन छोड़ सकती और ना ही तुम्हें या तुम्हारी बहन को चोट पहुंचा सकती। ईजी सोचता है चाहिए अभी मेरी हेल्प कर रही हो, लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि ये मेरी दुश्मन है जो मुझे और मेरी बहन को मारना चाहती है। अब एपिसोड में बताया जाता है कि अब्राहम लुइस फ्रैंक के पास टाइम को रोकने की पावर्स हैं। उसने ये विश मांगी थी कि उसे किसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे उसे टाइम ही क्यों ना रोकना पड़े। अब नेक्स्ट सीन में ईजी और रीन एक एयर डक्ट के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये मन में सोचती है
इसके मन में अभी सिर्फ यहाँ से भागने का ख्याल चल रहा होगा, लेकिन ये रास्ता चुनने का मेरा कुछ और रीज़न है। भले ही मैं तुम्हें डायरेक्टली ना मार सकूं, पर इनडायरेक्टली अटैक तो कर सकती हूँ। ईजी बोलता है, तुम रुक क्यों गई? रीन पीछे मुड़ती है और बंदूक चला देती है। गोली ईजी को लगने के बजाय टकराते हुए सीधे रीन के सर पे लगती है। ईजी बोलता है, ये सब क्या था? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? रीन रिबर्थ फायर के थ्रू दोबारा जिंदा हो जाती है। फिर ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ईजी बोलता है, वो सब अभी क्या था? ये कहती है, वहाँ पीछे बस कोई दुश्मन था। ईजी मन में कहता है, ये पक्का झूठ बोल रही है। अब ये लोग एक पाइप के थ्रू चल के जा रहे होते हैं। रीन ईजी के पीछे होती है। ये सोचती है कि पिछली बार मैं कुछ ज़्यादा ही लक पे डिपेंड हो गई थी, लेकिन इस बार मैं इसे डेंजरस रास्ते पे ले जा रही हूँ तो ये ज़रूर काम करेगा। और फिर ये सोचती है कि क्या होगा अगर तुम इस हाइट से गिरोगे, इससे ज़रूर तुम्हारी मौत होगी। लेकिन ये खुद ही नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईजी सेफली यहाँ पर पहुँच जाता है और पीछे देखता है तो यहाँ पर रीन होती ही नहीं है, और नीचे देखता है तो रिबर्थ फायर जलते हुए दिखती है। अब अगले सीन में रीन बोलती है, मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी। और फिर कहती है, अब आगे चलो नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस रास्ते पे हमें बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे। फिर ये चलते चलते बोलती है, मुझे पता है कि ट्रैप्स कहाँ कहाँ पर है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी एक ट्रैप पे खुद ही फंस जाती है और मर जाती है, और फिर से जिंदा हो जाती है। फिर ये लोग आगे चलते हैं और रीन बार बार जो है ट्रैप्स में फंसते जाती है। ईजी को कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन रीन को हर बार मौत का सामना करना पड़ता है और बार बार ही जिंदा होती रहती है। रीन कहती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। अब ये लोग एक ब्रिज पे चल रहे होते हैं। ईजी बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश छोड़ दोगी? मैंने तुम्हें अपने डोमेन में इसलिए रखा है क्योंकि मैं एक इमोर्टल हथियार को हैंडल नहीं कर सकता, तो अगर तुम मुझे मारने की कोशिश छोड़ दो। रीन कहती है, मुझे हारना नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मुझे चैलेंजेस से भागना नहीं है। ये कहता है, अच्छा ठीक है। रीन बोलती है, यह बैटल बहुत लंबी चलने वाली है, तो मैं सोच रही थी तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं? ईजी, ये कैसा रहेगा? ये कुछ नहीं बोलता तो रीन कहती है, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ईजी बोलता है, नहीं ये नाम ठीक है रीन। ये बोलती है, तुम मुझसे ऐसे इनफॉर्मली बात कैसे कर सकते हो? ईजी कहता है, तुमने भी तो अभी यही किया। फिर ये ईजी को हक करते हुए कहती है, तुम्हारा तीसरा डोमिनेशन मुझसे शादी करने का था ना, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल पर कभी हावी नहीं होने दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में ये दूसरी जगह पे होते हैं। ईजी बोलता है, स्कूल में लोग कहते थे कि ऑर्डर्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन फिर रीन बोलने लगती है, ऑफ कोर्स इस दुनिया में हर किसी की विश एक ही समय पे पूरी नहीं की जा सकती है। ईजी सोचता है, क्या ये सच है? रीन बोलती है, एग्जिट तुम्हारे लेफ्ट में है, राइट साइड वाला रास्ता गवर्नमेंट ऑफिस सेंटर की तरफ जाता है। लेकिन ईजी राइट रास्ते की तरफ उड़ता है। रीन इसे रोकते हुए कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें मरना है? वहाँ पे फ्रैंक भी है। ये कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रीन कहती है, अभी के लिए अपनी बहन के बारे में भूल जाओ। ये कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सेना की विश थी कि उसे हमेशा मेरे साथ रहना है। और बोलता है, 10 साल पहले मेरे डाइवोर्स्ड फादर ने एक डाइवोर्स्ड औरत से शादी की थी। मैं उन्हें मॉम कहने के लिए रेडी नहीं था, तो मैंने उन्हें इग्नोर करा, और उस वक्त मुझे उस बच्चे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था जो वो अपने साथ लेके आई थी। उनकी बच्ची का नाम सेना था। सेना एक बड़ा भाई पाके बहुत खुश थी, लेकिन 10 साल पहले मेरे विश ने सब तबाह कर दिया। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बस थोड़ी देर और ये सब छुपा के रखना था, लेकिन तुम सब लोगों ने सब खराब कर दिया। रीनी से लात मार के नीचे गिराती और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? ये कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ी देर और रुकना था। मुझे सेना के बड़े भाई होने की एक्टिंग बस कुछ टाइम और करनी थी, फिर सब सही हो जाता। सेना को ब्लड डिजीज़ है और उसके पास 6 महीने से भी कम टाइम बचा है। सेना को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और फिर रोते हुए कहता है, बस कुछ टाइम और फिर सेना मर जाएगी। अगर मैंने ये चीज़ कुछ देर और छुपाई होती तो मेरे साथ फिर जो भी होता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, हमने इन दोनों को ढूंढ लिया। रीन कहती है, इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। ईजी बोलता है, मैं सेना के पास जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। फिर अपने पावर्स का यूज़ करते हुए बोलता है, ऑर्डर, बाइंडिंग डोमिनेटर, बाइंड डोमिनेटर, कोई भी मेरे रास्ते में मत आना। जो सोल्जर से 2 वो नीचे गिर जाते हैं। रीन गन उठाते हुए कहती है, हमें इन्हें जल्दी हराना होगा। लेकिन ईजी यहाँ से जाने लगता है। रीन इसकी तरफ गन रखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि यह रास्ता ऑफिस सेंटर की तरफ जाता है, तुम यहाँ गए तो मर जाओगे। यह कहता है, सेना को बचाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और वैसे भी तुम भी तो मुझे मारना ही चाहती हो। रीन कहती है, फ्रैंक की पावर टाइम रोक सकती है, तो वो तुम्हारे डोमेन में इजीली एंटर कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम पे 3 टारगेट्स को रोक सकता है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो शायद हम मैनेज कर पाएँ। अब ये दोनों मिलकर सारे सोल्जर्स को हराते हैं। फिर ईजी उस रूम में जाता है जहाँ पे सेना है। यहाँ रीन फ्रैंक की तरफ 3 ग्रेनेड्स फेंक देती है। ईजी सोचता है अब फ्रैंक को अपने तीनों टाइम स्टॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ये ग्रेनेड्स एक्सप्लोड ना हो, और तभी मैं इसे फिर अपने डोमेन में ले लूँगा और डोमिनेट कर लूँगा। फ्रैंक बोलता है, ये तुम लोगों की अच्छी चाल थी। फिर ये तीनों ग्रेनेड को पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन तुम दोनों किसी चीज़ में पीछे रह गए, और वो है एक्सपीरियंस। रीन बोलती है, इसने तो इन्हें रोका ही नहीं। फिर ये तीनों ग्रेनेड्स को इन लोगों की तरफ फेंक देता है। रीन सोचती है, ये तीनों ग्रेनेड्स तो एक्सप्लोड हो जाएंगे। तब ईजी और फ्रैंक दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं। रीन सोचती है, ईजी इन ग्रेनेड्स को पकड़ के अपने डोमेन में ले सकता है, लेकिन अगर इसने एक्सप्लोजन रोक दिया तो फ्रैंक उसी वक्त टाइम रोक देगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने एक्सप्लोजन नहीं रोका तो दोनों मर जाएंगे। फ्रैंक सोचता है, ये तो इन ग्रेनेड्स को रोक ही नहीं रहा है। ईजी सोचता है, हम पे कोई और स्ट्रैटेजीज नहीं है। स्टार्टिंग से ही हम डेस्परेट थे, तो अब मुझे क्यों परवाह होगी। ग्रेनेड्स बस नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और बोलता है, ऑर्डर स्लीपिंग शीप, दोनों पार्टीज़ के लिए अग्रेसिव एक्शन फॉरबिडन है। मेरी विश शांति के लिए है। ये मेरी पावर है कि मैं अग्रेसिव एक्शंस रोक सकता हूँ। ईजी सोचता है, इसने तो ग्रेनेड्स रोक दिए। और तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। रीन कहती है, यहाँ से हिलना मत, ये लोग डजाइफू सिटी गवर्नमेंट ऑफिस के टॉप लीडर्स हैं। ये सब लोग ऑर्डर्स हैं। एक आदमी ईजी के पास आता है और ईजी की तरफ हाथ बढ़ाता है। ईजी डरा हुआ होता है, लेकिन ये आदमी कोई हमला करने के बजाय बोलता है, होशी मियाँ ईजी, तुम पास हो गए। दूसरा आदमी बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ईजी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकेगा। फिर ये मूंछों वाला आदमी कहता है, देखा मैंने कहा था। ईजी बोलता है, क्या? ये आदमी बोलता है, हम 10 लोग डजाइफू सिटी गवर्नमेंट ऑफिस का एक ग्रुप है। फिर सब लोग अपने अपने नाम बताते हैं। अब ये बंदा कहता है, मैं ग्रुप ऑफ 10 का फर्स्ट हैंड हूँ, फूवर राइडो। दूसरा कहता है, मैं हूँ सेकंड हैंड, नारुकामी बैंकाई। तीसरा बंदा कहता है, मैं हूँ थर्ड हैंड, हिरागी योशित्सुने। मैं हूँ फोर्थ हैंड, ईओ। मैं हूँ फिफ्थ हैंड, नेहारा टाइकी। मैं हूँ सिक्स्थ हैंड, रोरिन राइट। मैं हूँ सेवन्थ हैंड, सोमोकु कोकुडो। मैं हूँ एट्थ हैंड, मिनामोटो नेने। मैं हूँ नाइन्थ हैंड, कुनाओ मारी। और मैं हूँ 10th हैंड, सुंडान आयाहिटो। योहित्सुने अब ईजी को सेना के सामने ले जाता है और कहता है, चिंता मत करो, अभी फ़िलहाल तुम्हारी बहन की बीमार लेफ्टिनेंट फ्रैंक के टाइम स्टॉप से रुकी हुई है। असल में तुम्हें चोट पहुंचाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हमने ये सब तुम्हें टेस्ट करने के लिए करा था। फिर ये एक्सप्लेन करता है कि 10 साल पहले जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से जापान ने नेशन के रूप में फंक्शन करने की एबिलिटी खो दी। तो हम लोग अब यूएन इंटरनिम गवर्नेंस मैकेनिक्स के रूल के अंडर हैं और क्यूशू का हेडक्वार्टर डजाइफू सिटी गवर्नमेंट ऑफिस है। अब ओल्ड ह्यूमन वर्ल्ड का एंड हो चुका है और न्यू वर्ल्ड की बिगिनिंग। हम सब सोल्जर इस न्यू वर्ल्ड को लीड करेंगे और रियो की भविष्यवाणी की वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए। हमने तुम्हारी बहन की जान बचाई है, तो एटलीस्ट इस बारे में सोचना। हम तुम दोनों के लिए न्यू वर्ल्ड बनाने में हेल्प करना चाहेंगे। हमने क्यूशू को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करा है। हमने ये भी अनाउंस किया है कि तुम हमारे किंग हो और वर्ल्ड में वॉर की अनाउंसमेंट भी कर दी है। टाइकी कहता है, टोक्यो हेडक्वार्टर्स के क्वेश्चन से अभी हम सब लोगों के फ़ोन बज रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हमारा पहला टारगेट वेस्टर्न एज ऑफ होंशू यामागुची है। ईजी शॉक्ड होके बोलता है, तुम लोगों ने ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर दी। रीन कहती है, ये हमारे किंग क्यों है? तुम लोग तो इसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे ना। ये ग्रेट डिस्ट्रक्शन का मास्टरमाइंड है। लेकिन ये 2 सोल्जर रीन को लेके यहाँ से चले जाते हैं। ईजी बोलता है, क्या होगा अगर मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूँ? ये कहता है, तुम ऐसा करने के लिए फ्री हो, लेकिन इसका मतलब हुआ कि तुम अकेले पूरी दुनिया से लड़ोगे। और वैसे भी हमने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि तुम होशिमिया ईजी 10 साल पहले हुए ग्रेट डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ईजी कहता है, ये ब्लैकमेलिंग है। ये हंसते हुए कहता है, तुमने सही समझा, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतनी बुरी डील भी नहीं है। क्या पता इस वर्ल्ड डोमिनेशन के दौरान तुम्हें कोई ऑर्डर मिल जाए जिस पे तुम्हारी सिस्टर की इलनेस ठीक करने की एबिलिटी हो। तुम हमारे इस न्यू वर्ल्ड के किंग बन जाओगे और हमारे पपेट भी। तो मुझे लगता है कि इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। फिर ये बोलता है, योर मैजेस्टी, अब आप प्लीज़ अपना डिसीज़न बताइए। ईजी सोचता है, मुझे सिर्फ सेना के साथ रहना था, लेकिन यह सब ऐसा कैसे हो गया। फिर ये अपनी पावर्स का यूज़ करके सब पे हमला करता है और कहता है, तुम सब लोग अब मेरे डोमेन में हो। योहित्सुने कहता है,
मुझे आपको सर्व करने में खुशी होगी। मैं हिरागी योहिश सुने आपका स्टाफ चीफ बनूंगा। और एक ईविल स्माइल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।